हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज इन्वायरमेंट सेक्शन में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैथेन एमिशन। और मैथेन को आप जानते हैं CH4, जिसे केमिस्ट्री में हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। जिनके पास साइंस मैथ रहा है, साइंस बायो रहा है, या जिसके पास एग्रीकल्चर भी है। एक्चुअली अरे नहीं नहीं, ये तो आपको ये वैसे भी मालूम होगा, बिकॉज ये 10th क्लास में भी आपने मैथेन तो पढ़ा ही होगा। तो इसमें साइंस मैथ वाले का तो कोई मैटर ही नहीं है। 10th में भी आपने पढ़ा होगा CH4 मैथेन। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ही होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अब इसके आगे हमें इन्वायरमेंट के सेक्शन में मैथेन को क्यों स्टडी करना है, मैथेन एमिशन को क्यों डिस्कस करना है, वो चीज़ आपका ये है कि अभी रिसेंटली ग्लोबल मैथेन असेसमेंट रिपोर्ट आई है 2030 बेसलाइन रिपोर्ट जिसे कहते हैं। और ये आपकी रिलीज़ की गई है CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन। और उसके साथ में मिला है UNEP, मतलब UNEP के साथ में क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन ने मिलकर ये रिपोर्ट को बनाया है। अब CCAC के बारे में आप देख लीजिए कि CCAC क्या है। तो ये आपका वॉलेंट्री पार्टनरशिप है, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, सिविल सोसाइटी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इन सब ने मिल के वॉलेंट्रीली पार्टनरशिप करके क्लाइमेट एंड एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक कुछ एक्शंस लिए हैं, ताकि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स जो है, जैसे कि मैथेन है, और आपका ब्लैक कार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जिसे HFC कहते हैं। तो इसको इंडिया ने ज्वाइन किया 2019 में CCAC को। तो आप याद रखें, CCAC को 2009 में इंडिया ने ज्वाइन किया। वॉलेंट्री पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर सब है। क्लाइमेट और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स जो है उनको रिड्यूस करने के लिए एक्शंस लेना है। ठीक है, ये चीज़ें CCAC के बारे में है। अब मेथेन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, मेथेन को, क्योंकि एक शॉर्ट लिव्ड आपका पोल्यूटेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के साथ साथ में यदि हम बात करें ना कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, उसमें इसका कितना रोल है मेथेन का, तो वहाँ हम बात करेंगे कि लगभग ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका 25%, मतलब एक चौथाई काम जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है या फिर ग्लोबल वार्मिंग हम कहें ना, उसका तो ये सिर्फ मेथेन ही, मतलब सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मेथेन। और आप देख लीजिए इसका रोल 1/4 ही है। 1/4 से आप CH4 में जो 4 है ना, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं 1/4 रोल है, प्राइमरी कंपोनेंट है ये नेचुरल गैस का, और रेस्पॉन्सिबल है 1/4 आपके वार्मिंग के लिए, मेथेन। ठीक है, इसके साथ में आप इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है आपका, वो आपका कह सकते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसी इफेक्ट पे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है इन्वायरमेंट में। और वहाँ पे ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस हुई जो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड मतलब ये है कि 20 ईयर का इसका, 20 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन है। और कितनी पावरफुल है, इसका पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि 80 टाइम्स है, 80 गुना है कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पोटेंशियल इसका होगा वार्मिंग का। अब इसके साथ में देखिए कि ये हाफ ऑफ द ग्रोथ जो है आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन है, उसमें ये रोल प्ले करती है। CH4 आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ में मिलती है, कुछ ऐसा इसका रिएक्शन होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। और वहाँ पे मिलके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो लगभग ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन बनती है उसका आधा रोल उसमें मेथेन का होता है। अब यदि इस मेथेन इमिशन की बात करें, ठीक है, तो इसकी इससे पहले थोड़ा सा ये और देख लेते हैं नीचे। कलरलेस है, ऑडोरलेस है, ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होगी, और नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो 80%, 80 टाइम्स इसका जो कह सकते हैं पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और 25% वार्मिंग में ये रोल प्ले करती है। इसके साथ में शॉर्ट लाइफ स्पैन इसका मतलब 20 ईयर्स का है। और ये आपके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन में आपका हाफ ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। और इंडिया 5 आपके मेथेन इमिटर्स में शामिल है, तो ये भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ में देखिए मेथेन के बारे में थोड़ा सा आपको डेटा बैंक की, एक तरह से एक डेटा बैंक आप क्रिएट करें तो वहाँ पे मेंस के लिए डेटा बैंक आप क्रिएट करें तो वहाँ पे मेथेन एमिशन की डिटेल्स ये होंगी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है उसका 260% आपका मेथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में है अभी। मतलब अमाउंट ऑफ जो मेथेन है एटमॉस्फेयर में, वो आपका 260% है प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो होता था ना उसका। मतलब पहले यदि 100 था मेथेन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में, तो अभी 260 हो गया। ये आप अंदाज इससे लगा सकते हैं, डेटा को याद कर सकते हैं। और 2021 इसमें लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज रिकॉर्ड देखने को मिला। इसका रीजन आप क्वेश्चन मार्क लगा के सर्च कीजिए कि क्यों 2021 में ही लार्जेस्ट एनुअल इंक्रीज क्यों देखने को मिला। इसके साथ में अगला है कि 45% जो करंट नेट वार्मिंग है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, ह्यूमन ड्रिवन मेथेन एमिशन। ठीक है, तो 25% तो टोटल वार्मिंग के लिए है, लेकिन ह्यूमन ड्रिवन जो है वो भी उसका जो 25% था ना, उसका 45% करंट नेट वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगला है करंटली अवेलेबल आपके टारगेटेड मेजर्स जो है
वो सिर्फ आपका 45% ही रिड्यूस कर सकता है 2030 तक, यदि हम इतने अच्छे से मैनेज करें चीज़ों को और टारगेटेड वे में अपन कोई मेजर्स लें जो करंट में लिए जा रहे हैं कंट्रीज़ के नेशंस के द्वारा, तो वो 2030 तक सिर्फ 45% ही रिड्यूस कर पाएंगे इमिशन को, जो कि आपको पता है 100% वैसे भी वो रिजल्ट नहीं लाने वाले हैं, आउटकम नहीं लाने वाले हैं। और यदि मैथेन कहाँ से आ रही है, कहाँ से इसको इसका कहते हैं कि इमिशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हो रहा है वेटलैंड से। डेटा को आप याद रखें कैसे, ये डेटा मैंने ऐसे सेट किया है कि इसको 27 हो गया, फिर यहाँ पे आप देखिए 22 हो गया, तो 5 का डिफरेंस यहाँ पे रखिए 22, यहाँ पे आप रख सकते हैं आपका 17, क्योंकि 15 और 2 की रेशियो में आप इसको रख सकते हैं ऐड करके, 5 ऐड करके, फिर यहाँ पे आप इसको 12 कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे इसको 7 कर सकते हैं। तो इतना आपको डेटा याद होना चाहिए। और आपका 5 टू ये हो गया, राइस कल्टीवेशन को आप 6 कर लें, इतना सा फर्क रखें, और बर्निंग ऑफ प्लांट मैटर ये 5 हो गया। तो 6 5 6 7 शुरू तो इससे तो ऐसे चला है कि बर्निंग प्लांट से 5%, राइस से 6%, नेचुरल आपका जियोलॉजिकल सीड है उससे 7%, इसके बाद में आगे हर चीज़ में 5 ऐड करते जाए, मतलब 12 होगा लैंडफिल से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, लाइव स्टॉक से 17, फॉसिल फ्यूल से 22, वेटलैंड से 27। तो ये आप याद रखें। और ये पिक्चर को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी यूजीसी ऐसे जो चैनल का नाम है वो लिंक में आप दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर ले और ये फोटोग्राफ्स जो है, ये पिक्चर जो है, इनको वहाँ से देख लें। अब यदि बात करें मेथेन एमिशन के सोर्स क्या है और उसको कर्व करने, रिड्यूस करने के जो तरीके हैं रिड्यूस करने के, वो क्या है, तो एग्रीकल्चर में देखिए मैन्योर मैनेजमेंट को ठीक करो, फीड क्वालिटी जो है एनिमल्स की उसको बेहतर बनाओ, इस साथ में इंटरमिटेंट एरिएशन जो है आपका, जो आपका जैसे कि राइस या पैडीज जो आपका फील्ड है उसमें हमेशा पानी से तरबतर रहते हैं, तो उसकी वजह से राइस में आपको पता है राइस का भी आपने देखा कितना परसेंट था यहाँ पे, 6% राइस का है, ठीक है। तो इसका 6% आपका एमिशन टोटल का 6% राइस से हो रहा है, तो ये आपका एक मेन कॉज हो जाता है इसमें। तो इसके लिए आपको फ्लडेड जो राइस पैडीज फील्ड जो है उसमें उसमें इंटरमिटेंट एरिएशन, मतलब एक बार पानी को सूखने दे फिर पानी भर दे, ऐसे नहीं कि लगातार पानी में डूबे ही रहे खेत जो है, तो ऐसा थोड़ा इंप्रूव करना है चीज़ों को। एनिमल हेल्थ और हस्बेंड्री को ठीक करना है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, फार्म स्किल एनएरोबिक डाइजेशन, मतलब ऑक्सीजन की जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है, इस तरह का जो डाइजेशन है आपके लाइव स्टॉक में, वो उसको प्रमोट करें। फॉसिल फ्यूल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल में आपको प्री माइनिंग डी गैसिफिकेशन कैरी आउट करने की जरूरत है, मतलब माइनिंग से पहले उस जो आपने एरिया जहाँ पे आपने कोई डिग किया है, कोई गड्ढा खोदा है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ पता पहले चल चुका है और वहाँ पे आपको माइनिंग करनी है, तो उससे पहले डी गैसिफिकेशन कर ले, मतलब जो गैस है उसको आप यूज़ कर ले, उसको कलेक्ट कर ले, ताकि आपका जैसे कोल माइनिंग है और ऑयल माइनिंग है, ऑयल ड्रिलिंग है, तो वहाँ पे वो चीज़ आपकी गैस काम में आ जाए, और गैस एक्चुअली वहाँ पे मीथेन ही होती है, तो वो हेल्प कर सकता है। इसके साथ में लॉन्ग डिस्टेंस जो आपका गैस ट्रांसमिशन होता है, वो चाहे पाइप के थ्रू हो, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप के थ्रू हो, तो वो उसको लीकेज को रिड्यूस करने की बात है। इस साथ में आपका रिकवरी कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं गैस को, और गैस या ऑयल प्रोडक्शन जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्री माइनिंग डिगैसिफिकेशन कह लो, या उसके साथ में आप रिकवरी या यूटिलाइजेशन कर लो, जो पहले वहाँ पे मैथेन आपकी सोर्स पे लोकेशन, सोर्स लोकेशन पे है। इसके साथ में आपका गैस और जो आपका फ्यूजिटिव इमिशंस जो है उसको रिकवर करने की जरूरत है, जब हम ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन करते हैं, तीनों का मतलब सेम ही है। आपने इधर मैगजीन वालों ने इसका वर्ड बढ़ा दिया है, बस बाकी मतलब उनका लगभग सेम ही है कि मतलब माइनिंग के टाइम पे उस गैस को यूज़ कर लो, गैस अभी नहीं बनेगी तो उसको डिगैसिफाई कर लो, और ऐसी चीज़ें हो सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट में आपका बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल आपकी म्यूनिसिपल जो वेस्ट है, जो गाड़ियाँ आपकी स्वच्छ भारत वाला गाना बजाते हुए आती है, उसके उसको पहले सेपरेट कर लें, उसको तभी ट्रीट करें, तो आपका कंपोस्ट बायो एनर्जी की तरह वो वर्क कर सकता है, काम में आ सकता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि गैस रिकवरी हो सके और ओवरफ्लो कंट्रोल किया जा सके, इन ऐसे मेथड्स के द्वारा उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को अपग्रेड किया जा सकता है। सॉरी। इसके साथ में आपका एनएरोबिक डाइजेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, चाहे वो आपका सॉलिड वेस्ट हो चाहे आपका लिक्विड वेस्ट हो, और आपकी फूड इंडस्ट्री से जो निकलता है। इस साथ में ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइवर्ट करने की जरूरत है, और हमें लैंडफिल गैस जो है उसको यूज़ कर लो, कलेक्ट कर लो, कैप्चर कर लो। तो लैंडफिल जो गैस है, लैंडफिल्स जो बने हुए हैं, डंप यार्ड जो बने हुए, वहाँ पे भी मेथेन काफ़ी इमिट होता है, तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये देखिए इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं ना, उसको मैं आपको बता दूँ कि इनिशिएटिव्स में क्या क्या है। तो ये देखिए मैंने पिक्चर शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे अभी बना के, और यह देख लें कि नेशनल में आपका है डायरेक्ट सीडेड राइस है, सेकेंड आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, थर्ड आपका गोवर्धन स्कीम है, गोवर्धन का आपको पता है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ताकि आपका क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिकवरी है,
उसको ये सपोर्ट करता है, और कन्वर्जन जो है आपका वेस्ट का इनटू रिसोर्सेज और जीएचजी मिशन को भी करता है। तो ये बेसिक है, आपको बस प्रोग्राम पता होना चाहिए। फोर्थ है आपका नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और फिफ्थ आपका इंडिया जीएचजी प्रोग्राम। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। डायरेक्ट सीडेड राइस का मतलब आपको पता मालूम होना चाहिए कि ये सीधा आपको ये चीज़ तो आपको मालूम ही है कि मैथेन इमिशन को कम करने में ये हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है इसमें, इसमें डायरेक्ट सीडेड का मतलब ये है कि आपको उसको जैसे कहते हैं ना कि पहले उसको पौध लगाते हैं, तो पौध पहले लगा ले, उसके पौधे लगा ले पहले, उसके बाद में उसको उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं उसको। उसके बजाय अभी कन्वेंशनली जो चल रहा है ना, वो मैंने अभी बताया कि पहले पौध लगाई जाती है, उसकी जगह उसको फिर दोबारा शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट करने की जरूरत नहीं आपको, आप सीधा जैसे गेहूं जो बोते हैं ना, इस तरह से करेंगे तो आपका मेथेन एमिशन कम हो सकता है। तो ये आपका डायरेक्ट सीडेड राइस का जो मेथड है। क्रॉस आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जो है, इसका क्या करेगा, ये अवॉइड करेगा डाइवर्जन को, ताकि आप पैडी की जगह काफ़ी अल्टरनेट जो क्रॉप्स है, जैसे पल्सेस है, ऑयल सीड है, मेज कॉटन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जो है, क्योंकि जहाँ राइस की जरूरत है वहाँ पर राइस चाहिए गई। तो ये थोड़ा आप समझ सकते हैं खुद से। गोवर्धन स्कीम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोग्रो रिसोर्सेज। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, ये मैंने हाँ लिख दिया। इंडिया जीएचजी प्रोग्राम है, और इसी के साथ में अगला है आपका ग्लोबल इनिशिएटिव्स की यदि हम बात करेंगे तो ग्लोबल इनिशिएटिव्स में देखिए, पहला है आपका ग्लोबल मैथेन प्लेस, जो 2021 की जो COP26 हुई थी अभी ग्लासगो में, वहाँ पे ये प्लेस ली गई। काम है इसका कि ग्लोबल जो आपका ग्लोबल मैथेन इमिशन है उसको स्लैश करना है, कम करना है 30 @ 30, ये आप लिख लें 30 @ 30। ठीक है, तो मतलब 30% इमिशन को रिड्यूस करना है 2030 तक, 2020 से। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सेकंड, आप मार्स से याद रख सकते हैं, मैथन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। COP27 अभी जो आपका शर्म एल शेख में जो हुई मिस्र में, तो वहाँ पे ये चीज़ याद रख सकते हैं कि वहाँ पे मैथेन इमिशन को ट्रैक करने के लिए एक इनिशिएटिव था, जिसे बोलेंगे मार्स अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। जनवरी से चालू हो गया, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, आज 2 जनवरी हो गया। और अगला एक इनिशिएटिव है ग्लोबल आपका सीवीड बेस्ड एनिमल फीड एडिटिव फॉर्मुलेशन, जिससे आपका रिड्यूस होगा मैथेन इमिशन फ्रॉम कैटल एंड बूस्ट होगी आपकी इम्यूनिटी ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री। इसके साथ में IEF मैथेन इनिशिएटिव है, जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी फॉरम जो है, उसका एक मैथेन इनिशिएटिव कह सकते हैं। तो ये मेजर करेगा आपका मैथेन एमिशन को, मैथोलॉजी को। और मैथेन सेट एक आपका सैटेलाइट है, किसने बनाया, इसको डिजाइन किया गया है स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट, ये तरह ये मतलब डिजाइन है, और डिटेक्ट करेगा ग्लोबल मैथेन एमिशन को। ठीक है, इसके साथ में आप इसके इनके बस नाम याद रखिए। ठीक है, इनका काम यही है, या तो डिटेक्ट करेगा, या ट्रैक करेगा, या उसको मेजर करेगा, या कोई मैथोलॉजी है कोई इसी तरह की, या फिर आपका कह सकते हैं कि प्लेज जो है, प्लेज है आपका आपकी प्लेज 2020 COP26 में बनाई। तो COP26 COP27 की तो रिपोर्ट जो है, मैंने एक वीडियो बनाया पहले, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि COP26 में क्या किया गया, COP27 में उसके कंपेयर में क्या चीज़ें चेंज की गई है। जैसे COP27 का फोकस किस पे, मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपका क्लाइमेट फाइनेंस पे फोकस है पूरा। तो ये एग्जांपल सिर्फ आप नाम याद रखें, ठीक है, इससे आपको काफ़ी काम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी सुधारने की जरूरत है, जैसे कि आपका गैस मैपिंग लीडार लाइट डिटेक्शन रेंजिंग आपका है, उसको यूज किया जा सकता है डिटेक्ट करने के लिए मैथेन को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे इमिशंस को कम किया जा सकता है। इसके साथ में कुछ पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यदि हमें रिड्यूस ही करना है मैथेन एमिशन को। और हॉट स्पॉट जो है, हॉट स्पॉट मतलब जहाँ से पर्टिकुलर ज़्यादा अमाउंट में मैथेन एमिशन होता है, उसको मैप करने की जरूरत है सैटेलाइट की यूज़ से, एरियल सर्वे के यूज़ से, या ड्रोन के यूज़ से उसको अपन हॉट स्पॉट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको मैप कर सकते हैं। कोलोब्रेशन की जरूरत है, चाहे पॉलिसी मेकर्स का कोलोब्रेशन हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, NGOs का हो, सबको मिलके आपको एक ग्रेटर एक्शन कैटेलाइज करने की जरूरत है एंगेजमेंट के थ्रू। और मैथेन को फ्यूल की तरह हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि मैथेन का लाइफ स्पेन जो है एटमॉस्फेयर में, वो और आपके जो पॉल्यूटेंट जो है उनसे कम है। ठीक है, और कहते हैं कि ये मोर इफिशिएंट है एट ट्रैपिंग हीट, सो ये एज ए फ्यूल भी यूज़ हो सकता है। और एक लास्ट चीज़ है आपकी कि मैथेन जो आपका है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, ट्रीटमेंट के जो प्लांट जो होते हैं आपके, संयंत्र जो होते हैं, वहाँ से यदि मैथेन को आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से यूज़ लें या काम में लें, ठीक है, तो उसको आप कैप्चर कर लें, कैप्चर करके आप एक एज ए फ्यूल उसको काम में लें, ताकि जो अमाउंट जो मैथेन का है जो एंटर हो रहा है अपने एटमॉस्फेयर में, वो घट जाएगा। तो घट जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो भी घट जाएगी, फ्यूल की जो नीड है वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी, और आपका मैथेन एमिशन है वो घट जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें बेनिफिट कर सकती है। एक आपका मैथेन सुपर इमिटर्स नाम से एक मैप किया गया है नासा की अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, इमिट नाम से। ठीक है, तो नासा का इमिट नाम से एक प्रोग्राम है, उसने
मैप किया है मैथेन सुपर एमिटर्स। तो इसका काम क्या है, वही है मैप करना, मतलब आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना, ट्रैक करना। तो आइडेंटिफाई करेगा मोर देन 50 सुपर एमिटर्स ऑफ मैथेन गैस, जो आपके सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में और साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। तो साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ पे आया आपका? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे यूएस आता है। तो आपका साउथ वेस्ट यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं मैक्सिको के पास का जो रीजन है ना, यहाँ पे। और इसके साथ में आपका सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया कहाँ पे, जहाँ पे आपका रिफाइनरीज जो है वेस्ट एशिया में वहाँ पे, और सेंट्रल एशिया में आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, उस जगह को आप एक बार दिमाग में इन चीज़ों को रख लेंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैथेन सुपर इमीटर्स कहाँ पे किसने बनाया है और कहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेगा और क्या करेगा, 50 सुपर इमीटर्स जो है मैथेन के, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो इसमें चाहे फैसिलिटीज़ हो, इक्विपमेंट हो, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो इसके अंदर आएंगे, जो कि फॉसिल फ्यूल वेस्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी है वो हाई रेट में इमिट कर रहे हैं मैथेन को, वो सब इसमें ट्रैक हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी मैथेन से रिलेटेड हुई, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको बता दी। ग्लोबल और आपके नेशनल जो इनिशिएटिव थे वो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, इसको आप कर लें। और इसके साथ में ये टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया, वेस्ट मैनेजमेंट, फॉसिल फ्यूल और एग्रीकल्चर, यहाँ से इमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन्वायरमेंट का मैंने आपको कहा था कि यदि एक दिन में 2 वीडियोज़ आएगा तो हम जल्दी इसको फिनिश कर लेंगे। तो शायद कल से आपका एक दिन में 2 वीडियोज़ में यहाँ पे डाल दूंगा। इससे आपका इन्वायरमेंट जल्दी ख़त्म हो जाएगा नवंबर मंथ का। ठीक है, तो आपने ये सेशन देखा, सेशन एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। इसके नोट्स बना ले, दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस जरूर करें। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि आप ये चीज़ खुद पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन को फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करें, बिकॉज डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। और मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर करूंगा कि हमें कितना बोलने से, वीडियो देखने से या सामने वाले से सुनने से कितना परसेंट हमें रिटेंशन कैपेसिटी अपनी बनती है, या हम कितना रिटेन कर पाते हैं चीज़ों को, उसको मैं आपको शेयर करूंगा। तब आप कहेंगे हाँ, हम जब परफॉर्म करते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती हैं, और वही हमें लास्ट में अपनी एग्जाम के टाइम पे हेल्प करती है। तो चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। सेशन को देखने के लिए आपको फिर से धन्यवाद। प्रिपरेशन जारी रखें, 2 जनवरी आ गया है। चलो, हम मतलब 2 जनवरी चल रहा है आज आपका। तो आप अपने टारगेट से भटके नहीं, ज़्यादा दिन नहीं बचे, 146 के साथ इस पे आपके डेज बचे हैं आपके प्रीलिम्स के। तैयारी करते रहे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर, और इसके अलावा जो वीडियोस आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, वो हम कहाँ से देखें। तो टेलीग्राम चैनल आज मैं लिंक में जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।